आपको संबोधित करेंगे, पर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कल के प्रोग्राम के बारे में। आज 99वां दिन है और कल भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरा होगा। कल राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे 4 बजे को, और वो होगा जयपुर में। पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि वो हम दौसा में कर रहे हैं, पर हम जयपुर में कर रहे हैं 4 बजे, और नए पीसीसी के ऑफिस में जो हॉस्पिटल रोड में है, 7 नंबर या 8 नंबर, 7 नंबर। यार ये वॉर रूम शब्द कहाँ से आया है? या रूम तो है, वॉर नहीं है ये। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि हम वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, तो वॉर रूम मत इस्तेमाल, पीसीसी ऑफिस। तो कल 4 बजे वहाँ होगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था 7:30 बजे को एल्बर्ट हॉल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये एल्बर्ट हॉल का नाम भी बदला जाएगा। ये एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे, और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना मैं समझता हूँ गलत है। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि एल्बर्ट हॉल का नाम बदलिए। तो एल्बर्ट हॉल में होगा, सुनिधि चौहान आएंगी वहाँ, और कई और गायक आएंगे, और आप सब उसके लिए भी आमंत्रित हैं। 17 तारीख को राहुल जी वापस दौसा आएंगे, कैंप साइट में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सुबह आएंगे, मेरे ख्याल में 16 तारीख रात को वो जयपुर में रुकेंगे, और 17 तारीख सुबह ही सुबह वो कैंप साइट लौट आएंगे 8:30 बजे तक। तो सारा दिन कैंप साइट पर ही रहेंगे। तो मैं अभी पवन खेरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर वो बोलेंगे, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब आपको करना है, हम करेंगे। पवन खेरा जी। धन्यवाद जयराम रमेश जी। इस राज्य में, जो मेरा अपना राज्य है, भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज सुबह भी संख्या में लोग जुड़े, उत्साहित थे, भारत जोड़ने को तत्पर थे, और समझ रहे हैं, यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है, और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाएं। कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया, क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते, वो आंख खुली रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आंख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सब ने आंख मूंद ली तो माफ कीजिएगा, बॉर्डर पे बचने लायक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। कल हम सब ने, हमारे तमाम विपक्षी दलों ने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के जवाब से। सरकार संसद में चर्चा चीन के मुद्दे पर नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री का मुंह बंद रहता है, और जब मुंह खुलता है तो वो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। 20 जून 2020 को जो उन्होंने क्लीन चिट दी, आज तक हिंदुस्तान उस क्लीन चिट का खामियाजा भुगत रहा है। हर बॉर्डर पे चीन के साथ हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी छवि से ऊंचा और किसी चीज को नहीं मानता। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को भी वो अपनी छवि से नीचे मानते हैं, ऊपर नहीं मानते। संसद में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते चीन के मुद्दे पर? ये कांग्रेस भी जानना चाहती है, समूचा विपक्ष यह जानना चाहता है। राजस्थान में हम बैठे हैं, इसी मुद्दे पर राजस्थान का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 के जंग में, जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था, एक 36 वर्षीय नौजवान सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बीच जंग के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। चाहते तो नेहरू जी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे। नेहरू जी ने वो मांग स्वीकार की। राजस्थान कैसे जुड़ा हुआ है इस ऐतिहासिक
मुद्दे पर मैं वो बताता हूं आपको। पाली से एक सांसद हुआ करते थे, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सिंघवी जी, उनके पिताजी निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी, अटल जी को भी सलाह दी कि ये जो सत्र होगा ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अखबारों में, मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, लोगों का हक है जानना कि सांसद इस पे क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार की क्या राय है। नेहरू जी ने जिद की कि संसद में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई कॉन्फिडेंशियल चर्चा नहीं होगी, सबको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपने विचार रखे। कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी हुआ करते थे, खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा ना तब थी ना आज है। मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। मजबूत सेना है हमारी, वीर सेना है हमारी, शौर्यवान सेना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक खदेड़ना चाह रहा है चीन के सिपाहियों को, लेकिन क्लीन चिट दे रहा है प्रधानमंत्री। बताइए कैसे सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो ये चिंता जो हमारी है, ये चिंता हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम चाहते थे संसद में भी साझा करें, लेकिन नहीं करने दी गई। ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है। और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहाँ से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये कर्जा हम सबके सर पर है, यहां के जवानों का कर्जा है हमारे सर पर। उस कर्जे को उतारना इस सरकार की जवाब दें के साथ आपकी नीति क्या है, क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप किस दबाव में हो। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। गुजरात के स्कूलों में आप मैंडरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिश्ता है चीन के साथ। 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ, धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं, ये 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धोलेरा में जमीन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्या रिश्ता है आपका, क्या कारण है, क्या दबाव है चीन का आपके ऊपर। चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे न मुंह खोल पाते हो, न आंख उठा पाते हो। तो ये सारे सवाल, और आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता हूं। कुछ कंपनियां हैं, यूसी वेबसाइट मोबाइल चीन की कंपनी है। भारत सरकार, मोदी सरकार कहती है कि यह कंपनी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। उसी कंपनी को लोकसभा चुनाव में भाजपा इस्तेमाल करती है। क्या कारण है। ऐसी और कंपनियां हैं। एक और कंपनी का नाम सुनिए, डोंगफेंग नाम की एक कंपनी है। विश्व बैंक ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन मोदी सरकार ने डोंगफेंग कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया। और स्मार्ट मीटर का ठेका जब आप किसी कंपनी को देते हो तो आप उपभोक्ताओं का तमाम डेटा उस कंपनी को सुपुर्द कर देते हो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का डेटा ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनी को मोदी सरकार ने क्यों दिया। पैसे भी दिए, डेटा भी दिया। क्या दबाव है चीन का आप पर, क्या मजबूरी है आपकी कि आप चीन की कंपनियों के आगे यूं झुकते चले जाते हो। ये सवाल जब हम पूछते हैं तो देश की चिंता है इसलिए पूछते हैं, और सरकार और देश में अंतर होता है। मुझे देश से मोहब्बत है इसलिए मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं। यह बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए।
ऐसी कई कंपनियां हैं। पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों ने पैसे दिए, बताएं वो हिसाब बताएं, कौन सी वो कंपनियां थी? उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनको पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है और रोकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड, जिसके बारे में जानकारी न कभी आपको मिल सकती है न हमें, तभी मिलेगी जब हमारी सरकार आएगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। वो तमाम कंपनियों से पैसे लिए, चीन की कंपनियों से। चीन की कंपनियों से आप लोकसभा चुनाव में उनको बुलाकर हस्तक्षेप कराते हो अपने देश के चुनावों में। चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो, चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, उनको आप धौलेरा में जमीन दे देते हो। आपकी नीयत क्या है? आप पर दबाव क्या है? ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे। आपके सवाल स्वागत है। हाँ जी, पार्टी को तो ये देश हमेशा याद रखेगा, और याद उसको रखा जाता है जो नहीं होता। पार्टी है, रहेगी, और इस देश की आत्मा और कांग्रेस पार्टी की आत्मा एक है, अलग नहीं है। इस देश का डीएनए और इस कांग्रेस का डीएनए एक है। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को याद रखने की तो बात मत कीजिए, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। यात्रा को और यात्रा का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, भारत जोड़ो का जो एसेंस है, उसको ये देश अब कभी भुला नहीं सकता, और ना पहले भूला था। सरकार कोशिश पूरी करती रहती है इतिहास को बदलने की, इस देश की तासीर को बदलने की, लेकिन सरकार सफल हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये देश सरकार को सफल होने नहीं देगा। देश एक रहना चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि अगर देश जुड़ा रहेगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, शांति रहेगी, उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेंगे, लोगों को बराबरी के हक मिलेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का संघर्ष आज से नहीं रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से यह संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष सतत है। ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी तो वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार में आ जाएंगे तो वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। जब हम सरकार में थे, जयराम रमेश जी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, जब मुझे याद है कि ये तब भी मिनिस्टर होने के बावजूद संघर्ष करते थे कि कैसे अपनी एनवायरमेंट को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, और उस संघर्ष में नुकसान भी हुआ हमें। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे खिलाफ हुए, लेकिन हम उस संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे संघर्ष जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रही है, ये संघर्ष न यात्रा खत्म होने के बाद खत्म होंगे, न हमारे सरकार में आने के बाद खत्म होंगे। ये संघर्ष तब तक चलेंगे जब तक सांस है। हाँ जी, नेक्स्ट एक मिनट आपने गुजरात में इच्छाधारी वोट मॉडल की बात की, तो उसके लिए डेटा इकट्ठा करके निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे? डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कल भी हमारी बात वहां के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश भाई ठाकुर से हुई, और नेताओं से हुई। कल उन्होंने एक और संभाग के जो उम्मीदवार थे उनसे बैठक कर रहे थे, जब हमारी उनसे बात हुई। फॉर्म 87 सब से इकट्ठे हो गए हैं, सारे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो प्राइमा फेसाई निकल कर आया है वो ये है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच 16 लाख से ऊपर वोट पड़े, जो कि मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता। एक वोट देने में, कभी आप मॉक ट्रायल करना चाहें तो मैं कर सकता हूं, 60 सेकंड लगते हैं। अगर आप औसत निकालेंगे तो कुछ इलाकों में 25 सेकंड में एक वोट गिरा, कुछ में 40 में, कुछ में 45 में। असरवा सीट एक है वहां, जहां 1 घंटे में 11.55% वोट बढ़ गया। वटवा सीट में 6.5% बढ़ गया। पूरे गुजरात में औसतन 6.5% वोट 1 घंटे में बढ़ा, जो संभव नहीं है। तो ये तमाम जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। आपने कहा क्या हम चुनाव आयोग जाएंगे? हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लोग चर्चा करेंगे कि किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। मीडिया के दरवाजे पर दस्तक हम बार बार देंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि आप लोगों का भी उतना ही चिंता है लोकतंत्र को बचाने की जितनी हमारी चिंता है। लेकिन उसके बाद किस दरवाजे पर दस्तक देनी है, ये चर्चा हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे और फिर तय करेंगे। हम ज़रूर
कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाएंगे। जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने बात की है, और कुछ ही दिनों में हम इलेक्शन कमीशन के पास ज़रूर जाएंगे। मनीष कुमार गांधी टीवी से चीन ट्रेड डेफिसिट बढ़ा रहा है अपने पक्ष में व्यापार में और ग्वादर में अपनी दखलंदाजी भी बढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर। सारे चीजों को लेकर आप किस नजर से देखते हैं? जो विशेषज्ञ बताते हैं एक सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी चीन की है, और वो चारों दिशाओं से जहां जहां हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, वहां से वो कोशिश इसी तरह से कर रहा है। हम बार बार चेतावनी देते हैं सरकार को, हम भी देते हैं, विशेषज्ञ भी देते हैं, सेवानिवृत्त जो फौज के अधिकारी हैं वो भी लगातार सरकार को आगाह करते आए हैं। पेंटागन ने एक सैटेलाइट की पिक्चर रिलीज की आज से 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, कि कैसे 101 घरों का एक गांव अरुणाचल में चीन ने स्थापित कर दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। 15 ऐसे इलाके अरुणाचल प्रदेश के जिनका चीन ने नाम बदल दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। लगातार सरकार या तो किसी दबाव में है या कोई और मजबूरी है, हमें नहीं मालूम, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। कुछ कारण है कि सरकार चुप हो जाती है, वो क्या कारण है हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम कि 18 बार आप किसी देश के राष्ट्रपति से क्यों मिलना चाहते हैं, क्या करते हैं। ये सारे सवाल आपके जो जहन में है, हमारे भी जहन में है। तो आपने जो कहा, जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, चिंता का विषय है। वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बीआरआई के खिलाफ हमने एक स्टैंड लिया था, लेकिन कैसे उस स्टैंड को डाइल्यूट किया जा रहा है हमारी चुप्पी द्वारा, हमारी विदेश नीति जो ढुलमुल हो गई है उस द्वारा, वो सब चिंता का विषय है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले तब के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक सिद्धांत रखा था संसद में कि मोदी सरकार मानती है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ आतंकवाद हो रहा है जिस देश से, हम उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, उन्होंने ये कहा था। पर यह स्पष्ट हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से लागू होता, चीन के साथ लागू नहीं होता है। वो व्यापार और घुसपैठ एक साथ चल रहे हैं, और व्यापार माने निर्यात और आयात, पर चीन के साथ सिर्फ आयात है, निर्यात नहीं है। तो ये सवाल जो अभी अभी पवन जी ने उठाया है, जो चीन की कंपनियां को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं, चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, और पहले लद्दाख में और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं पार की है चीन की सेना ने। उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? और हमें आज तक जो उन्होंने 20 जून 2020 को कहा था कि न कोई आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज भी। और तब मैंने कहा था, और मैं आज भी दोहराऊंगा, अगर वो इनकर्शन नहीं था, क्या वो कोई एक्सकर्शन था? यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई भी है। बीजेपी रोज एक सवाल कर रही है, आज 10वां दिन है। एक सवाल उनका ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला जाता है राजस्थान में। तो पहले सवाल पूछने से पहले जो केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज है उसको कम करें। क्या जीएसटी का हिस्सा इस राज्य का समय पे देती है बीजेपी? पहले उनसे हम पूछना चाहते हैं। जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है हर राज्य का, वो भाजपा की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, उससे मायने नहीं। संविधान की शपथ है एक तरह से, यह संवैधानिक दायित्व है केंद्र सरकार का कि वो जीएसटी का हिस्सा सरकारों को दे। वो आप देंगे नहीं। सेंट्रल एक्साइज आपने कितनी बार बढ़ाया? आप उससे कितने लाख करोड़ अर्जित कर चुके हैं, उसका हिसाब दीजिए। आप हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को का अनादर करते हुए राज्यों से पूछेंगे, साहब आप कम कर दी, क्यों? आप क्यों नहीं कम कर सकते?
सेंट्रल एक्साइज तो आपके हाथ में है। सबसे ज्यादा बार पिछले 8 साल में सेंट्रल एक्साइज किसने बढ़ाया? आपने बढ़ाया। तो आप अपनी बात तो करिए। राज्यों के पास आय के साधन सीमित होते हैं, केंद्र सरकार के पास आय के साधन अलग होते हैं, लेकिन जो हक राज्यों का है आप उस पर बैठे हैं, उसको मार रहे हैं, और उसके बाद भी आप राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपना टैक्सेस कम करें। ये मोदी सरकार का दोगली नीति है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाया जाता है। तो इसी लॉजिक से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटेगा तब ये इसका मायने यह है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस कम दामों में मिलने चाहिए, पर वो नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने देखिएगा, कच्चे तेल का दाम गिर रहा है। क्या पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं? क्या डीजल के दाम गिर रहे हैं? क्या रसोई गैस के दाम गिर रहे हैं? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कहती है आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो इसको आप देखिएगा कि जो आपने सिद्धांत अपनाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इंटरनेशनल जो कच्चे तेल का दाम है वो बढ़ता है तो आप घरेलू बाजार में दाम बढ़ाएंगे, ये बात सही है। पर जो जब वो घटते हैं घरेलू बाजार में घटते क्यों नहीं है? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। सर, क्या जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल? बिल्कुल, हमने पहले दिन से कहा है। पहले दिन हमारी देखिए, हमने ये कहा है एक आम सहमति बनाइए और इसको जीएसटी काउंसिल में आप बुलाइए। जीएसटी काउंसिल इस पर बातचीत कीजिए, राज्यों की राय लीजिए। 7 साल हो गए इस पर चर्चा करके, निर्णय तो लीजिए ना। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कई ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो इस पर बातचीत कीजिए। पर जीएसटी काउंसिल जिस तरीके से चलाया जा रहा है वहां भी तानाशाही है। जीएसटी काउंसिल तो बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर चलता है। जीएसटी काउंसिल जब जेटली साहब वित्त मंत्री थे तब अलग तरीका अपनाया जाता था, सबकी सुनवाई हुआ करती थी। अब तो सिर्फ निर्णय आते हैं और जो निर्णय लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस पर बातचीत करें जीएसटी काउंसिल में। राज्यों की कुछ आशंका है क्योंकि राज्य सरकार समाज कल्याण कार्यक्रम के लिए उनको रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है, डीजल पर जो टैक्स लगता है, एक बजट के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। पर इस पर एक समाधान निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। कांग्रेस की डिफरेंट राय आ रही है सर, आप कह रहे हैं लाना चाहिए, यहाँ के मिनिस्टर नहीं, कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो डरते हैं कि इसको जीएसटी में लाने से उनकी जो आमदनी है उसमें कटौती आएगी। ये उनकी आशंका है। पर इस पर मैं समझता हूँ जीएसटी की काउंसिल बुलाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, अलग अलग पार्टियों में बात कीजिए। जब जीएसटी विधेयक आया था राज्यसभा में और लोकसभा में, कई सदस्यों ने, कई पार्टियों ने सुझाव दिया कि एक वक्त आएगा 5 साल के बाद जब आपको सोचना पड़ेगा। और जब कानून पारित हुआ 2015 में, वहाँ कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल के बारे में 5 साल बाद हम निर्णय लेंगे। 5 साल तो हो गए। क्या मध्य प्रदेश सरकार चाहती है? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार की जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या कर्नाटक सरकार चाहती है? क्या मध्य प्रदेश सरकार चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है? जानता हूं कि वहां वो चाहते क्या हैं और वो कहते क्या हैं, उसमें जमीन आसमान। उनको कहा जाता है आप समर्थन करो। राज्य सरकारों की कुछ आशंका है, उसको दूर करना जरूरी है। कॉम्पेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। सेना के जवानों का आप सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी का कहना
को दर्शाता है। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा में कहा कि अग्निवीरों को लात मार के निकाल देगी सरकार। बीजेपी इसको ट्रोल कर रही है, वो कह रही है कि वो भी सैनिकी के तौर पे होगा। अरे बीजेपी ने तो ये नीति लाए कि 4 साल तक आप उनको उपयोग करके 4 साल में रिटायर कर दोगे, और क्या करेंगे? बीजेपी को तो पहले नीति हटानी चाहिए अगर बीजेपी इतना ही सम्मान करती है सैनिकों का। भाषा तो आपको मालूम होगा मोदी जी ने क्या कहा था कि जो हमारे दुकानदार हैं वो सैनिकों से ज्यादा वीर हैं, सैनिक तो दुकानदारों से भी ज्यादा कमजोर हैं। ऐसी ऐसी लाइनें इन्होंने कही हैं। अपनी भाषा याद नहीं रहती और अपने कृत्य भूल जाते हैं। अग्निवीर तो इनका कृत्य है। राहुल गांधी आईना दिखाएं तो इनको राहुल गांधी का आईना दिखाने से परेशानी है, अपनी शक्ल से परेशानी नहीं हो रही क्या? सर, पत्रिका समूह महेश बिहारी आपने जिक्र किया अभी अग्निवीर का, राजस्थान सरकार ने भी पिछले महीनों एक लॉन्च की थी, संविदा पे फैकल्टी टीचर की। देखिए, अगर बॉर्डर पे जो सिपाही हैं वो आप ठेकेदारी प्रथा से शुरू कर देंगे या वो आप अग्निवीर नामक प्रणाली से शुरू करेंगे तो आपकी ना सीमाएं सुरक्षित हैं ना आपके नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। तो आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। संविदा पे एक अलग डिबेट होनी चाहिए, वो मैं आपसे सहमत हूं, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अग्निवीर सीमाओं को आप ठेकेदारी प्रणाली से सौंप देंगे सुरक्षा को, इससे ज्यादा खतरा और हो नहीं सकता सीमाओं के प्रति। कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं है, पर रक्षा के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट आधार नहीं बन सकता। आप 4 लोग ले रहे हो और 4 में से सिर्फ 1 को रेगुलराइज करा जाएगा और 3 बाहर हो जाएंगे, तो ये क्या है? ये इसके खिलाफ हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले दिन से हमने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में ये परिवर्तन खतरनाक परिवर्तन है, ये नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा कम होगा, सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पर यहाँ अच्छा मैंने अभी बयान पढ़ा कुछ दिन पहले कि अग्निवीर जो है वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। इसका माने क्या है? सुरक्षा बल सरकारी नौकर होते हैं ना, सिविल वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और अचानक आपने कह दिया एक लोकसभा के सवाल के जवाब में कि अग्निवीर सरकारी नौकर नहीं माने जाएंगे। कल मैं बता दूं, कल 23 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा 6 बजे से 11 बजे तक एक ही क्षण में होगा। दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 6 बजे हम शुरू करेंगे, 23 किलोमीटर हम चलेंगे। जो चल सकते हैं वो चलेंगे, सब लोग नहीं चलेंगे पर 23 किलोमीटर चलेंगे राहुल जी। और राहुल जी जाएंगे जयपुर करीब 2 बजे। 4 बजे को जैसा कि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और संगीत समारोह 7:30 बजे होगा। सर, एक लास्ट सवाल, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में बोला था कि मैंने सीएम से कहा कि अल्बर्ट हॉल का नाम भी पलटा जाएगा। नहीं, मैंने हंसी मजाक में कहा यार एल्बर्ट हॉल, उसको हेडलाइन मत बना दो। मैं भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। आप काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे ये एल्बर्ट कौन है। ये एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के, जब क्वीन विक्टोरिया हुकूमत करती थी इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में, वो एल्बर्ट उनके हस्बैंड हुआ करते थे, वो प्रिंस एल्बर्ट थे। पर एक कारण ये एल्बर्ट नाम, मैं भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कहाँ है ये कॉन्सर्ट, उन्होंने कहा एल्बर्ट हॉल। आपकी भावना को है कि ऐसे नाम पर आपकी भावना है इस तरह की? नहीं, अभी उस क्या नाम होगा उस पर विवाद हो जाएगा, तो मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने उनको कहा क्योंकि नामों की कमी नहीं है, पर कई हमारे नहीं मैंने ये मेरी व्यक्तिगत विचार है यार। मैं कभी हमारे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, इसको हेडलाइन मत बनाएंगे, और गंभीर मसला है। सीमा नहीं, एल्बर्ट ऐसे ही कहा हंसी मजाक में, एल्बर्ट क्या, एल्बर्ट कौन है? हाँ, इनसे पूछिए जी। अभी पिछले दिनों एक उदयपुर के पुत्र हैं। स्टेट का ही है, छोटा सा, और रोजगार से बेरोजगार युवाओं से जुड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे विज्ञापन जारी किए गए भर्ती के, और उन भर्तियों का कोई आधार नहीं, ये आरोप है या नहीं है, या आपकी पार्टी होती है? आप सब सही समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आरोप कितना बेबुनियाद है, क्योंकि इस सरकार ने
जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। वो चिरंजीवी योजना हो, वो और तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में काम हुए हैं यहाँ, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये आरोप लगाने का इनका काम है, लगाने दीजिए। सर एक सवाल ये है, और कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने, क्योंकि हमारे देश में बहस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के आधार पर ही होता है, कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने एक मैसेज भेजा, एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक अग्निवीर की एप्लीकेशन, उसमें 18% जीएसटी लागू है। इस पर आप कुछ जांच कीजिए। 500 रुपया एप्लीकेशन फी और उस पर 18% जीएसटी। वो अग्निवीर एप्लीकेट है एग्जाम के लिए, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगाया है। देश में कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा, पिछले कुछ वर्षों से कहाँ? देश में हाँ, देश में। हाँ, आप भी मंत्री रहे हैं, कुछ वर्षों से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो अब सड़कों पे कांग्रेस को उतरना पड़ रहा है। तो क्या जिस मकसद से कांग्रेस उतरी है उस बोलिए ना। भरोसा मंत्री करे आप या हैं। फिर सत्ता के लिए केवल ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहली बार आ रहे हैं पत्रकार सम्मेलन में? पहले भी आए थे, कल भी आए थे। दौसा से जुड़े हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, आप आज जुड़े। हाँ ठीक है ठीक है, स्वागत है आपका। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर यह बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना, हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं में नया जोश, उमंग, उत्साह, एक संजीवनी देना। ये बात सही है, पर क्या हमें फायदा मिलेगा चुनाव में, मैं नहीं कह सकता हूं। वो संगठन पर निर्भर होगा। एकता, एकजुटता, अनुशासन, कई ऐसे हैं चीजें हैं, अगर हम उसको नहीं पालन करेंगे तो चुनाव में हमें सकारात्मक नतीजे नहीं मिलेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था, जब उदयपुर में चिंतन बैठक हुई और 13, 14, 15 मई को बातचीत हुई, तो हमने 3 बड़े मुद्दे पर बहस हुई जो आज देश से गुजर रहा है। और ये मुद्दे जो हैं, ये चुनौतियां जो हैं, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण है। पहला सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही हकीकत हो गई है। इससे हम कैसे मुकाबला करें? ये चुनावी मुकाबला नहीं, विचारधारा के आधार पर हम कैसे मुकाबला करें, इसीलिए इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई। इस पर विचार हुआ, 2-3 महीने लगे और उसके बाद में हमने घोषणा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। आप क्या मानते हैं कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है या क्या वजह? हम कमजोर हुए हैं, क्या वजह रही है? हम कमजोर हुए हैं, संगठन में कमजोर हुआ है, हम चुनाव हार रहे हैं। पर चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव हम जीतते हैं, चुनाव हम हारते हैं। विचारधाराओं के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हट गए हैं। कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप देखें 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक, कांग्रेस सर्वोपरि थी, कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि थी। पर कुछ 20-25 साल से पहले और खास तौर से 2014 के बाद जिस आक्रामक ढंग से हमारे नेताओं पर, हमारे विचारधारा पर, हमारे नीतियों पर और हमारे नियत पर आक्रमण हुआ है, उसका हमें कभी ना कभी मुकाबला, जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा एक, मैं समझता हूँ, एक तरीका है जनता के बीच में जाना, सड़क पर दिखाई देना, कार्यकर्ताओं को एक नया रास्ता दिखाना, हमारे नेताओं को भी एक मौका देना कि आप आए सड़क पर, आप चलें, बातचीत करें अलग अलग समूह से।
तो ये जादू की छड़ी नहीं है, इससे सब सही हो जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे, एकता आ जाएगी, हम एकजुट हो जाएंगे। नहीं, तो कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हुए हैं। हमारा प्रदर्शन गुजरात में बहुत निराशाजनक है, बहुत भारी मात्रा में फ्रॉड होने के बावजूद मैं ये कहूँगा। तो भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रक्रिया हमने शुरू की है। इसके बाद में 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। तो इसका फॉलोअप 2 महीने के लिए होगा। हमें हमेशा ऐसे यात्रा या अभियान चलाने होंगे। कुछ बहुत देर से सत्ता में रहने के कारण ये सब प्रक्रिया हम भूल गए हैं। ये रीडिस्कवरी है हमारे लिए। राजस्थान में यात्रा के रूप में आपसी कई बयान सामने आए, उसके बाद में अब पहले जैसे आपने बताया कि राहुल जी दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हाल ही में अब आपने बता रहे हैं कि वो जयपुर में चेंज होने का क्या कारण है? अरे यार देखो, लास्ट मिनट में हमेशा बदलाव होता। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 को होना था, हमने 16 क्यों किया है? हम जयपुर, क्योंकि 17 एक रेस्ट डे है और वो जयपुर जा रहे हैं, जयपुर को उनको जाना ही था। क्यों शाम को भारत जोड़ो कॉन्सर्ट है? अगर आप पूछोगे क्यों कॉन्सर्ट कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ 16 तारीख को वहाँ कॉन्सर्ट है। तो 16 तारीख अगर वो जयपुर जा रहे हैं, क्यों ना जयपुर में ही करें प्रेस कॉन्फ्रेंस? राज्य की राजधानी है जयपुर, कोई सीमा के उस पार तो है नहीं, राजस्थान की राजधानी है। तो इसीलिए हमने सोचा ठीक है यहीं करें। अभी आप उसमें राजनीति ढूंढोगे, दौसा में क्यों नहीं किया, आप जयपुर में क्यों कर रहे? हम राजस्थान में ही तो कर रहे हैं ना, और दौसा से क्या मुश्किल से 70 किलोमीटर दूरी में हम कर रहे हैं। क्या है आप करते हो? हर एक चीज में आप राजनीति मत देखो। इतने बड़े भारत जोड़ो यात्रा में लास्ट मिनट में कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। नहीं, हमारे ओर से कभी कोई बयान नहीं आया था मेरी याददाश्त में कि हम जयपुर से निकलेंगे। हमने एक रूट तय किया, ये रूट कुछ आधार पर तय किया जाता है, पद यात्रा होना चाहिए, और हमें 30 तारीख जनवरी तक हमें श्रीनगर पहुंचना है। तो हम वहाँ से 30 जनवरी के डेट के आधार पर उसके पहले जम्मू में रहना है, पंजाब में जाना है, हरियाणा में जाना है, दिल्ली में रहना है। तो ये सब मिलाकर, और अभी विंटर का मौसम भी है, हमें देरी से शुरू करना पड़ेगा अभी अगले हफ्ते से। तो 23-24 किलोमीटर चलना रोज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल से हम 20 किलोमीटर कर पाएंगे। तो ये रूट, अगर आप पूछेंगे आप रूट सिर्फ पूर्वी राजस्थान में जा रहे हो, पश्चिमी राजस्थान से क्यों नहीं गए? इसमें कोई राजनीति नहीं। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में जाते तब हम कश्मीर को मार्च या अप्रैल के महीने में पहुंचते। तो ये थोड़ा, कभी कभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति के नजरिए से निर्णय नहीं लेती हैं, कुछ सोच समझकर निर्णय लेते हैं। हाँ, वो हमारे प्रदेश के जो पुत्र हैं वो ही बोले। क्या सवाल है आपका? जो आपकी जो यात्रा है उसके विसर्जन के बाद क्या ये जो प्रदेश की जो सियासी जो घमासान चल रहा है, सचिन पायलट, गहलोत साहब और साहब, ये क्या समाप्त हो जाएगा? घमासान कहाँ है? घमासान तो कहीं दिख नहीं रहा। सब इकट्ठे चल रहे हैं, सब इकट्ठे भारत को जोड़ रहे हैं, आपको घमासान दिख रहा है? कहीं कोई पब्लिक भी नहीं कह रही, न पब्लिक कह रही है, न हम सुन रहे हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। ऐसा कोई घमासान नहीं है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर आपके सवालों का उत्तर देंगे। तो पिछले दिनों सर ये जो विधायकों ने इस्तीफे दिए, फिर उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई आई। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। मान लो कोई ऐसा कदम कोई उठाता है, उसकी शिकायत होती है, तो हमारे यहाँ एक अनुशासन कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है।
जो अनुशंसा लेती है, उस पर अनुसंधान करती है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी और उसके बाद जो होगा वो आपके सामने होगा। आपको मैं बता दूं, जो इन्होंने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के बारे में, वो ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग है। और ऑनगोइंग का माने क्या होता है? गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, इंक्वायरी चल रहा है, जांच हो रही है। जब जांच खत्म होगा ये निर्णय लिया जाएगा। पर इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। एक होकर हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, किसी एक व्यक्ति को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और जो कोई हल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस के प्रभारी सरदार रंधावा जी, जो खुद राजस्थान के हैं, उनके पूर्वज बूंदी से आते थे, अभी वो पंजाब में गए, और अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मैंने पहले कहा है, आज भी दोहराऊंगा क्योंकि आपने सवाल किया है, संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं, पर संगठन बरकरार रहता है और संगठन को मजबूत करना हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता हम देंगे। संगठन सर्वोपरि है और संगठन ये चुनाव लड़ेगी, संगठन जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बाद में देखा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं और ये रहेगा। धन्यवाद।